हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। और दोस्तों आपकी तैयारी जो है ये भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों वाईफाई स्टडी इंडिया नंबर 1 स्टडी चैनल ए पार्ट ऑफ फन अकेडमी, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं। और हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, और इसी प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता जो था उसके बारे में बता रहा था। इसी टॉपिक को हम आज आगे बढ़ाएंगे और इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग गाइस प्लीज़ आप एक बार क्या कीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। सेशन प्रारंभ करूं इससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देता हूं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अगर डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कैटेगरी में जिस किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो फ्री क्लासेस आपको अवेलेबल रहेंगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके दोस्तों जैसे ही आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे और प्रवीण कुमार एजुकेटर नेम में आप सर्च अगर करेंगे तो मुझे आप वहाँ पर पाएंगे, और यहाँ पर प्रवीण कुमार सर्च करके आप मुझे अगर फॉलो कर लेंगे तो मेरे द्वारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जितनी भी फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें राजस्थान हिस्ट्री की क्लास यहाँ पर चल रही है, और साथ में ही दोस्तों इंडियन हिस्ट्री की क्लास जो है ये भी दोस्तों यहाँ पर चल रही है। तो ये क्लासें आप लोग फ्री में बैठ कर के आराम से देख सकते हो। ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जितनी भी फ्री क्लासेज आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी वो भी आप देख सकते हो। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है दोस्तों गूगल प्ले या प्ले स्टोर से दोस्तों आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप मुझे फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। तथा साथ में किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन अगर आपको अनअकैडमी पर लेना है तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरा जो रेफरल कोड है ये है प्रवीण11 PRAVWN प्रवीण11, ये आपको अप्लाई करना है, जिससे 10% का डिस्काउंट जो है दोस्तों आपको मिल जाएगा। अब देखिएगा हम आगे चर्चा बढ़ाते हैं, इसी चर्चा को आगे हम थोड़ा लेकर के चलते हैं। ये तो हमने प्रारंभ की बेसिक बात मैंने आपको बताई है, जो अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो बिल्कुल अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी क्लासेस अवेलेबल हैं, वहाँ पर भी आप कर सकते हो। प्लीज़ गाइज आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा मैं, सेशन को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्या हम चर्चा यहाँ पर कर रहे थे, आपकी जो प्रमुख सभ्यताएँ आती हैं उनके बारे में डिस्कस यहाँ पर चल रहा था। और पिछले सेशन में हमने यहाँ पर दोस्तों आपके बनवाली की जो बात आती है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आगे और अन्य कुछ महत्वपूर्ण छोटी छोटी आपकी सभ्यताएं आती हैं, उनसे हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए उसके बारे में भी हम चर्चा आज करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी क्रम में एक आपका सभ्यता का स्थल आता है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, धोलावीरा की अगर बात की जाए तो आज हम सबसे पहले जो चर्चा करने वाले हैं वो किसके बारे में करने वाले हैं? धोलावीरा की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो मैं हेडिंग लिख देता हूँ धोलावीरा, ठीक है। सबसे पहले धोलावीरा के आपके खोज के बारे में जानना हमें पड़ेगा, किसके द्वारा खोज की गई थी, कब की गई थी, और वर्तमान स्थिति की बात भी हम यहाँ पर करने वाले हैं सबसे पहले। तो मैं सबसे पहले आपको वर्तमान स्थिति बता देता हूँ। धोलावीरा की जो वर्तमान स्थिति आती है वो क्या आती है? तो धोलावीरा दोस्तों आपके वर्तमान कहाँ पर है? गुजरात की अगर बात की जाएगी तो गुजरात के कच्छ ज़िले में दोस्तों ये आपका धोलावीरा आता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कच्छ ज़िले की अगर हम चर्चा करेंगे। और इसकी खोज की बात अगर हम करें तो धोलावीरा की खोज जो है ये दोस्तों आपके 1967-68 में की गई थी। 1967-68 में किसके द्वारा की गई थी? जगपति जोशी के द्वारा। किसके द्वारा की गई? जगपति जोशी की अगर हम बात करेंगे तो इनके द्वारा दोस्तों आपके यहाँ पर इसकी खोज जो है की गई थी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपकी इसका व्यापक स्तर पर उत्खनन का कार्य जो है ये दोस्तों अगर बात आपसे पूछ ली जाए कि वृहद उत्खनन का कार्य जो धोलावीरा का हुआ ये कब हुआ था, तो ये भी बात मैं आपको बता देता हूँ। इसका वृहद उत्खनन का कार्य जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों 1990 में 1991 की अगर बात करेंगे, 1990-91 ईस्वी की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों ये आपके रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसका वृहद स्तर पर उत्खनन का कार्य जो है ये दोस्तों किया गया था। अब देखिएगा दोस्तों बात अगर की जाएगी आपके यहाँ पर इसी धोलावीरा को लेकर के सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात क्या आती है
वो ये आती है कि दोस्तों आपके भारत में जितने भी स्थल खोजे गए हैं उनमें धोलावीरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर आता है, भारत में खोजे गए का। जबकि मैं अगर ऐसे बोलूं कि भारतीय उपमहाद्वीप, तब तो मोहनजोदड़ो आएगा, हड़प्पा आ जाएगा और बहावलपुर का गनेड़ीवाल आ जाएगा। ये सभी पाकिस्तान में पड़ते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हम ये कह सकते हैं भारत में खोजे गए या फिर खोजा गया लिख सकते हैं हम, खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर, सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर। तो भारत में नंबर 1 पर धोलावीरा आता है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो राखीगढ़ी आता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर जो भारत में अगर आपसे पूछेगा तब आप कहेंगे धोलावीरा आएगा। जबकि भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात आपसे पूछ ली जाए, भारतीय उपमहाद्वीप की बात अगर हम करें तो मेरे प्यारे दोस्तों नंबर 1 पर आता है मोहनजोदड़ो। कौन सा आता है? मोहनजोदड़ो की बात अगर की जाएगी। नंबर 2 पर दोस्तों कौन सा आता है? हड़प्पा आता है, हड़प्पा। नंबर 3 पर अगर हम चर्चा करेंगे तो नंबर 3 पर आता है दोस्तों आपके गनेड़ीवाल। और नंबर 4 पर अगर हम चर्चा करेंगे तो धोलावीरा जो है दोस्तों आपके नंबर 4 पे आएगा। ठीक है ना। भारतीय उपमहाद्वीप में अगर हम देखते हैं सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा, उसके बाद गनेड़ीवाल। ये तीनों स्थल जो हैं ये दोस्तों कहाँ पर पड़ते हैं? पाकिस्तान में पड़ते हैं। जबकि हम बात अगर करेंगे धोलावीरा जो है ये भारत में खोजा गया दोस्तों सबसे बड़ा स्थल आता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। गुजरात के कच्छ जिले में आता है। वर्तमान खोज मैंने आपको बताई 1967-68 में जगपति जोशी के द्वारा की गई। वृहद उत्खनन का कार्य 1991 में दोस्तों आपके रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। भारत में खोजे गए सबसे बड़े हड़प्पाकालीन नगर की बात अगर आपसे पूछी जाए तो ये धोलावीरा आता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों और इम्पोर्टेंट बातें जो आती हैं धोलावीरा से रिलेटेड उनके बारे में, जो अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जैसे बात अगर की जाएगी, हमने देखा था अभी तक कि जितने भी आपके महत्वपूर्ण स्थल आते हैं वो महत्वपूर्ण स्थल या नगर जो थे ये दोस्तों आपके 2 भागों में विभाजित थे। एक तो हमने बताया था पश्चिमी टीला और दूसरा मैंने आपको बताया था आपके पूर्वी टीला। और पश्चिमी टीले की बात अगर की जाएगी तो उसको दोस्तों आपके दुर्ग टीला कहा जाता था, जबकि पूर्वी टीले को कहा जाता था नगर टीला। ऐसी चर्चा हम पहले कर चुके थे जब हमने यहाँ पर चर्चा की थी। तो अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और क्या मतलब आपके यहाँ पर क्या ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आती है धोलावीरा को लेकर के हम यहाँ पर आज चर्चा कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर निकल कर के सामने आती है और वो क्या आती है? वो ये आती है मेरे प्यारे मित्रों कि धोलावीरा में नगर जो था ये 3 भागों में विभाजित था। धोलावीरा में नगर 3 भागों में विभाजित था। 3 भागों में विभाजित। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब इसमें 3 भागों की अगर हम चर्चा करेंगे तो इसमें 2 भाग जो आते हैं आपके, ये दोस्तों आपके यहाँ पर दुर्ग में थे, दुर्ग टीले में। और एक भाग आपका कहाँ जाएगा? हम पहले ही बता चुके हैं, पूर्वी टीला जो आएगा जिसको नगर टीला कहा जाता है। एक भाग आपका क्या कहलाएगा? नगर टीला कहलाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से मान लीजिएगा ये आपका पश्चिमी भाग आता है जो ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है, यह आपका पूर्वी भाग आता है और ये पश्चिमी भाग जो था
ये दो भागों में बटा हुआ था और आपकी सुरक्षा की दीवार से घिरा हुआ था, जिसके कारण हम ये मान सकते हैं कि दोस्तों आपके यहाँ पर अधिकारी वर्ग जो था, हो सकता है यहाँ पर आपके रूलर निवास किया करता होगा और यहाँ पर दूसरे भाग में आपके अधिकारी वर्ग जो आता है उसका निवास स्थान यहाँ पर किया गया होगा। तो इस प्रकार धोलावीरा में नगर जो है ये दोस्तों आपके यहाँ पर 3 भागों में अपने को देखने को मिलता है। एक और ज़रूरी बात यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वो ये आती है कि जो आपके दुर्ग टीला आता है, दुर्ग टीले में अपने को आपके धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में दोस्तों जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं दुर्ग टीले में जो आपके पश्चिमी टीला आता है उसी को तो हम दुर्ग टीला कहते हैं, पश्चिमी टीला। दुर्ग टीले में धार्मिक क्रियाकलापों की जानकारी नहीं मिलती है। हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता में लगभग जितने स्थल आते हैं उन सभी जगह हमें आपके पश्चिमी टीले में धार्मिक क्रियाकलापों की जानकारी जो है दोस्तों प्राप्त होती है, लेकिन ये ऐसा स्थान आता है जहां से अपने को इसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। धोलावीरा की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ से दोस्तों इसी धोलावीरा से अपने को खेल के स्टेडियम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। खेल के स्टेडियम व सूचना बोर्ड की बात अगर हम करेंगे, सूचना पट लिख देता हूँ मैं, सूचना पट के साक्ष्य जो हैं ये दोस्तों अपने को यहाँ से प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले? सूचना पट और खेल स्टेडियम की बात अगर की जाएगी तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये वे जरूरी बातें आती हैं जो धोलावीरा के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपके दृष्टिकोण से अगर देखें तो महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं। इन बातों को आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका धोलावीरा को लेकर भी बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थल ये आता है। क्यों आता है? क्योंकि नगर 3 भागों में है। 2 भाग दुर्ग टीले में आपके बने हुए थे, दोनों सुरक्षा की दीवार में थे। एक भाग आपके नगर टीला आता है। दुर्ग टीले में मैंने आपको बताया जो पश्चिमी टीला आता है, धार्मिक क्रियाकलापों की जानकारी जो है दोस्तों अपने को प्राप्त नहीं होती है। और खेल के स्टेडियम और सूचना पट के साक्ष्य जो हैं ये दोस्तों हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल आते हैं छोटे छोटे, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे भारत में खोजे गए स्थलों में से ही एक स्थल और आता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका नाम आता है रोपड़। क्या नाम है? रोपड़ की बात हम यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले वर्तमान स्थिति की बात जानते हैं थोड़ी सी कि रोपड़ जो है ये वर्तमान स्थिति क्या है इसकी। तो रोपड़ दोस्तों आपके पंजाब में आता है। पंजाब में सतलज नदी जो है, सतलज नदी के तट पर ये अपने को सभ्यता यहाँ से प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं खोज की। रोपड़ के स्थान की खोज जो है कब और किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों आपके यहाँ पर 1955-56 की अगर हम बात करेंगे, 1955-56 ईस्वी की बात आती है। यज्ञदत्त शर्मा की बात अगर की जाएगी, यज्ञदत्त शर्मा ने दोस्तों इसकी खोज जो है आपके यहाँ पर स्थान की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से अपने को एक जानकारी प्राप्त होती है कि मानव की कब्र के साथ कुत्ते के समाधान के प्रमाण जो हैं ये दोस्तों अपने को, साक्ष्य जो हैं दोस्तों अपने को प्राप्त हुए हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ के लिए आती है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। यहाँ से हमें मानव की कब्र के साथ कुत्ते के समाधान के
साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों? मैंने आपको ये बताया कि रोपड़ से, वर्तमान में कहाँ पर है? पंजाब में सतलज नदी के तट पर आता है। इसकी खोज कब की गई थी? 1955-56 ईस्वी की बात हमने की है। किसके द्वारा की गई थी? तब आप कहेंगे यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खोज जो है दोस्तों की गई थी। और फिर मैंने आपको ये बताया कि दोस्तों यहाँ से अपने को मानव की कब्र के साथ कुत्ते के समाधान के साक्ष्य जो हैं ये भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। और दोस्तों और अन्य जो इम्पोर्टेंट साइट आती हैं, अन्य महत्वपूर्ण स्थल जो आते हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। और इन्हीं में से एक स्थल और आता है, इसका नाम आता है सुरकोटड़ा। क्या नाम है? सुरकोटड़ा। सबसे पहले वर्तमान स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि सुरकोटड़ा जो है इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले जानते हैं वर्तमान स्थिति। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ही ये आता है, कच्छ जिले में। और इसकी खोज जो है उसकी बात अगर की जाएगी, सुरकोटड़ा की खोज जो है ये दोस्तों आपके की गई थी 1960 ईस्वी की बात अगर हम करें, 1960 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? जगपति जोशी के द्वारा। जगपति जोशी ने दोस्तों सुरकोटड़ा की खोज जो थी ये 1960 में की थी। अब देखिएगा यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो क्या आती है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से दोस्तों हमें, किसी भी स्थल से हमें घोड़े के अवशेष जो हैं ये दोस्तों प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन सुरकोटड़ा एकमात्र ऐसा स्थान आता है जहां से अपने को घोड़े की अस्थियां प्राप्त होती हैं। तो देखिएगा, हम लिख सकते हैं यह हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थान था जहां से घोड़े की अस्थियों के अवशेष, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है सुरकोटड़ा के लिए, आप लोग ध्यान में रखिएगा। घोड़े की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरकोटड़ा की बात मैंने आपको बताई है। सुरकोटड़ा एकमात्र ऐसा स्थान आता है हड़प्पा सभ्यता में जहां से अपने को दोस्तों घोड़े की अस्थियों के अवशेष जो हैं दोस्तों प्राप्त हुए हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आज हमने की हैं। सबसे पहले सुरकोट आपके यहाँ पर सबसे पहले हमने धोलावीरा की बात की थी। फिर दोस्तों धोलावीरा के लिए जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात आती है, नगर नियोजन की बात आती है। मैंने आपको बताया 3 भागों में विभाजित था, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात आती है। खेल के स्टेडियम और सूचना पट की भी बात हमने यहाँ से की है। फिर रोपड़ आता है और यहाँ पर मानव की कब्र के साथ कुत्ते के समाधान के साक्ष्य अपने को यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट साइट जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में हमारा ये जो इम्पोर्टेंट स्थल जो आते हैं, महत्वपूर्ण स्थल जो आते हैं, उनसे जो साक्ष्य अपने को मिले वो मैं कंप्लीट आपको करवा दूंगा। मेरा रेफरल कोड है PRAVEEN प्रवीण 11। बिना किसी स्पेस के कैपिटल लेटर में आपको अप्लाई करना है। 10% का डिस्काउंट आप लोगों को दोस्तों मिल जाएगा। यह अनअकैडमी 7 मिनट 7 ट्रिक्स है। काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आज ही इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तथा साथ में वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट और वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्ज़ाम, ये भी हमारे नए चैनल हैं, इनको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो और कर ही लेना है। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। अनअकैडमी लर्निंग ऐप की भी बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। वहाँ पर फ्री क्लासेज अवेलेबल हैं।
उसके लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना है। वहाँ पर मेरा नाम आपको सर्च करना पड़ेगा, फॉलो कीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा। बाकी की बात हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।